दीपावली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत है न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज की इस रोशन संध्या में जब सभी दीपों की आवली के साथ अपना घर सजा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। एक दिया नीरस जीवन में फिर आकर कुछ श्वास भरे। एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया विश्वास का, असीम साहस बलिदान का। एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का। एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। आज अगले घंटे में देश और विदेश से दिवाली के तमाम रंग हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आज जब अपनी दिवाली मनाने आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच पहुंचे तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर क्या दिया बड़ा संदेश, जिस पर हम करेंगे चर्चा भी। बिहार चुनाव की भी होगी बात, तो डालेंगे नजर यहां भी, क्योंकि दूसरे चरण का नामांकन तो खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी मची है महाराज। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश दुनिया प्रकाश पर्व में सराबोर। पीएम मोदी ने बीच समंदर जवानों संग मनाई दिवाली। सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण समन्वय के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को बताया आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का एक विशाल प्रतीक। कहा, भारत को दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में से एक बनाना है लक्ष्य। बिहार में चढ़ने लगा चुनावी खुमार। महागठबंधन को बड़ा झटका। तारापुर सीट से वीआईपी उम्मीदवार ने भाजपा के सम्राट चौधरी को दिया समर्थन। भाजपा ने कसा तंज। कहा, चुनाव से पहले ही धराशायी हुआ गठबंधन। महागठबंधन में महाअविश्वास। आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने उतारे 61 उम्मीदवार। कई सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की कांग्रेस को नसीहत। गठजोड़ पर बड़े फैसले का आह्वान। और त्योहारों के अवसर पर यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने कसी कमर। रेल भवन के वॉर रूम में अश्विनी वैष्णव ने की समीक्षा बैठक। 12,011 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन। तो आइए शुरुआत करते हैं दीपावली की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने गोवा और कारवार तट पर तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम को अपने बीच पाकर नौसेना के जवानों का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। आईएनएस विक्रांत, नौसेना के जवान, गोवा का तट और समंदर की गहराइयों में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जवानों के लिए गर्व और खुशी का अद्भुत क्षण। ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं।
भारतीय जवानों के साहस, उनके धैर्य और कौशल की प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फौलादी पनडुब्बियों और विशाल युद्धपोतों को हमारे जवानों के परिश्रम, उनके समर्पण और उनकी साधना ने जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के इस अवसर पर वह अपने परिवार वालों के बीच संतोष का अद्वितीय पल महसूस कर रहे हैं। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। विशाल विराट आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर तीनों सेनाओं के आपसी समन्वय, देश की सभी सुरक्षा इकाइयों के बेहतर तालमेल की सराहना की। उन्होंने याद किया कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, इसी बेहतर समन्वय का परिणाम था। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। मेरे दिन बचपन के खेल वो दिन रात राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों और उनके परिजनों को प्रधानमंत्री ने शुभकामना दी। साथ ही कहा कि देश की आन बान शान की दिवाली इन्हीं जवानों के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। गोवा करवार से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिवाली के अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों को संबोधित किया, तो पीएम ने रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को सराहा और इस बात को भी रेखांकित किया कि रक्षा क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बन रहा है भारत। पीएम ने कहा कि भारतीय रक्षा उपकरणों की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की प्रधानमंत्री ने भरपूर सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में देश रक्षा सामग्री निर्माण में आत्मनिर्भर हुआ है और स्वदेशी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन
3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नौसेना को अब तक 40 से ज्यादा मेड इन इंडिया पनडुब्बी और युद्धपोत बीते 11 साल में मिल चुके हैं। अब निर्माण क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि हर 40वें दिन एक युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल की जा रही है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले 1 दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीन से अंतरिक्ष तक जो सफलताएं देश को मिली हैं, इन सभी के पीछे राष्ट्र निर्माण की संकल्प शक्ति, प्रगति का विश्वास और गति का लक्ष्य है। गोवा करवार से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो भारत लगातार इस आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आत्मसात कर रहा है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों पे अगर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में अग्रणी नजर आ रहा है। कैसे? कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में अगर आप देखें तो पिछले 11 वर्ष की बात हो रही है। 2014 में जहां हम हथियार आयातक थे, तो वहां से अब हम 2025 तक आते आते हथियार निर्यातक बन चुके हैं। और अगर हम इस निर्यात पर भी नजर डालें तो हम पाते हैं कि 2013-14 में जहां हम मात्र 686 करोड़ का ही निर्यात कर रहे थे, वहीं अब यहां आते आते आप देख सकते हैं कि 23,600 करोड़ का हम आयात कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर अगर आप देखते हो तो हम ये पाते हैं कि निर्यात के आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि निर्यात में हम 34 गुना वृद्धि कर चुके हैं। और ये पिछले 11 वर्ष की ही कहानी है जो आपके सामने रख रहे हैं। रक्षा निर्यात में दरअसल अगर हम 23-24 की ही बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मात्र 3 देशों को ही हम निर्यात कर रहे थे। लेकिन रफ्तार देखिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की कि हम 24-25 तक आते आते 100 से अधिक देशों को अब रक्षा उपकरण निर्यात करने लगे हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि सरकार रक्षा क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दे रही है, जो हमारे रक्षा बजट में भी परिलक्षित होता दिखता है। क्योंकि यहां भी अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि 2013-14 में यहां पे हम लाख करोड़ में आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, इसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ था अगर बजट में प्रावधान रक्षा क्षेत्र के लिए, तो वहीं हम देखते हैं 2025-26 तक आते आते लगभग 6.25 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान बजट में दिया गया है, जो दिखाता है कि ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। क्योंकि यही वो सारा पुश है सरकार की तरफ से दिया गया जो हमें रक्षा में उत्पादन बढ़ाने और निर्यात बढ़ने के आंकड़ों में भी दिखने लगता है। रक्षा उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो 14-15 में आप देखेंगे तो 46,400 कुछ करोड़ ही हमारा रक्षा उत्पादन था। लेकिन अब देखिए रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ ये आंकड़ा छूता नजर आ रहा है हमें, इससे कई गुना आगे बढ़ चुका है, जो ये दिखाता है कि हम उत्पादन को ही रफ्तार दे रहे हैं और साथ में गुणवत्ता परक उपकरण दे रहे हैं, तभी हम उनको निर्यात भी कर पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक नीतिगत निर्णय, लंबी सोच और सरकार की
दृढ़ संकल्प शक्ति थी जो नजर आती है। किस तरह से आपके सामने रखते हैं बात भी, क्योंकि अब सरकार का क्या प्राथमिकता है कि स्थानीय स्तर पर डिजाइनिंग होनी चाहिए, स्थानीय स्तर पर ही विकास होना चाहिए और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग भी स्थानीय स्तर पर ही होनी चाहिए, यानी स्वदेशी एक मंत्र बन गया है। इसमें नीतिगत सुधार तो किए ही गए हैं, लेकिन साथ ही रणनीतिक तौर पर कैसे निवेश का भी आकर्षित किया जाए, इसको लेकर भी लंबी सोच है जो काम कर रही है। और कॉर्पोरेट जगत के साथ भी उद्योग साझेदारियां बनाई जा रही हैं ताकि कॉर्पोरेट जगत को भी इसके साथ जोड़ा जाए। नवाचार बढ़ा है इन सब पहलों की वजह से, घरेलू क्षमता हमारी मजबूत हुई है और यही वजह है कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, जो आंकड़े आपके सामने रखे वो भी इसी के पीछे की कहानी प्रस्तुत करते हैं। ये तमाम पहल जो आपके सामने हम रख रहे हैं, दरअसल रक्षा क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, जिसको जब अप्रूवल दी गई थी तो वहीं से ये बात शुरू हुई कि हमको स्वदेशी रूप से डिजाइनिंग करनी है, विकसित करना है और निर्माण भी करना है और इसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है कि देश में ही डिजाइनिंग हो और देश में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो। सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए 62 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से मिल चुकी है। यही अब जमीन पर आगे बढ़ती नजर भी आएंगे हमें। नीतिगत पहल की हम बात कर रहे हैं लगातार, तो नीतिगत पहल में एक बहुत बड़ा पहल जो सरकार ने किया ताकि निवेश आकर्षित हो सके क्षेत्र में, वो है विदेशी निवेश को लेकर। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है वो बढ़ाकर 74% तक की गई। रक्षा औद्योगिक लाइसेंसेस के लिए भी स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया गया और इसको 100% तक कर दिया गया है। तो ये उन्नत तकनीक से जुड़े मामलों में भी हमने देखा है कि कैसे 100% तक इसमें हमने देखा है कि निवेश के लिए भी सरकार ने पहल की है। और सरकारी अनुमोदन, यानी कि जब 100% तक की हम निवेश की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य यही है कि जो विदेशी पूंजी है और जो निवेश है उसी को हम, तकनीक है उसी को हम आकर्षित कर सके। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो पहल सैद्धांतिक रूप से या सरकार के नीतिगत स्तर पर जो सोच है उसको भी दिखाती है, जिसकी वजह से हमें ये आंकड़े नजर आते हैं। क्योंकि सरकार का बहुत जोर है नवाचार पर और हम जानते हैं कि जब हम रक्षा उपकरणों की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडेक्स 2018 में लाए गए जिसका मकसद यही था कि स्टार्टअप्स को सहयोग दिया जा सके और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो नई तकनीक की बात करते हैं। 200 के करीब स्टार्टअप्स हैं जिन्हें सहयोग दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, ये तमाम वो पहलू हैं जो आज के दौर की वास्तविकता हैं और चुनौतियां भी हैं और इसीलिए स्टार्टअप्स जो नई तकनीक से जुड़कर काम कर रहे हैं उनको भी आईडेक्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार एक सृजन पोर्टल भी लेकर आई जिसमें हम जो रक्षा वस्तुएं आयात करते हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है सृजन पोर्टल के ऊपर और किया यह जाता है कि इन उत्पादों की लिस्ट डाली जाती है। उसके बाद इनवाइट किया जाता है कि जो इन रक्षा वस्तुओं को स्थानीय स्तर पर इनका विकास कर सके उन्हें आमंत्रित किया जाता है और लगभग 46,798 वस्तुएं ऐसी हैं जो यहां सूचीबद्ध हैं जिन्हें देश में ही बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो ये कुछ एक पहल आपके सामने रखी है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और तमाम अन्य नीतिगत निर्णय या पहल या निर्णय सरकार के द्वारा जो लिए गए वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जो भारत की पहल है, भारत के बढ़ते कदम है, उन्हें और रफ्तार दे रहे हैं। जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है रक्षा क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भर उड़ान। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोनों मेहमानों का। संजय जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमने देखा है कि 2020 में एक रिपोर्ट आई कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस आंकड़े को सामने रखा कि जब 2015 से 2019 की बात करते हैं तो भारत इस दौरान दुनिया का दूसरे नंबर का देश था जिसने सबसे अधिक मात्रा में हथियार, रक्षा उपकरण आयात किए हैं। मतलब सोचिए 9.5% विश्व में जितना इंपोर्ट हुआ है, आयात हुआ है रक्षा उपकरणों का, उसमें भारत का 9.5% तक की भागीदारी थी। ये 2015 से 19 का आंकड़ा है। आज हम 2025 में खड़े हैं और आज हम देख रहे हैं कि 100 से अधिक देशों में हम अपने उपकरण निर्यात कर रहे हैं इनका। ऐसी क्या सोच आपको दिखती है? ऐसा क्या कदम उठाया गया सरकार की ओर से कि मात्र कुछ ही वर्षों में हम आयातक से निर्यातक बन गए? क्योंकि एक छोटा काम नहीं था। ऐसी क्या बड़ी फोर्स थी इसके पीछे जो अभी तक नहीं हुआ, वो सरकार ने कर दिखाया? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके करोड़ों दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सब कुछ, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एक जो है प्राइवेट पब्लिक जो है उसका एक समीकरण, दूसरा एकेडमिया, तीसरा डीआरडीओ का फैसिलिटेशन इन सबको देना, चौथा यूजर इंटरफेस।
ये जो चीजें हैं ये जब मिल करके, और सबसे बड़ी बात एक दृढ़ निश्चय सरकार का कि हमने आत्मनिर्भर होना है, शक्ति में ही शांति है। अगर हमने विश्व का 3rd इकोनॉमिक पावर बनना है तो शक्ति में शांति है। ये नहीं कि हमने किसी से लड़ाई लड़नी है, लेकिन तैयारी अपनी हमेशा पूरी होनी चाहिए। बार बार कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। और हमने देखा पहलगाम, किसने सोचा था कि पहलगाम इस तरीके से पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान को भी शायद जिंदगी में अब याद नहीं आएगा कि इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर होगा और वो घुट्टे टेक देंगे 100 घंटे के अंदर। तो ये जो चीजें, ये तैयारी है, और इसका जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ 600 के आसपास करोड़ का हम लोग सिर्फ निर्यात करते थे, 600 करोड़ का निर्यात, और आज की तारीख में 23,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात सिर्फ, और हमारा लक्ष्य कितना है 50,000 करोड़। पहले 3 देश, अब 100 देश। तो ये जो नॉर्मल चेंज आया है, और चेंज ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, तो आप देखते फिलीपींस मांगे, बाकी देश भी कह रहे कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। ये जो सोच है, ये हम में काबिलियत है, हमारे में शक्ति है, हमारे में टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत है। अब जो पब्लिक, अब कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इतनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उन सबको कॉर्पोरेट करके जिस प्रकार से हम लोगों ने लगाया, आप देखते हैं भारत फोर्ज हुआ, लार्सन & टुब्रो हुआ, टाटा हुआ, स्टार्टअप हुए, प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन और उनका जो सहयोग है, 21% ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज का सहयोग आ रहा है। अब देखते हैं पूरा नेवी में, जैसे वाइस एडमिरल सिन्हा साहब बताएंगे नेवी के बारे में, उसी प्रकार एयरफोर्स में आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से एयरफोर्स में लगा था हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट, अभी तेजस मार्क 1 अल्फा का हुआ जी, अलग अलग उपकरण और अलग अलग हथियार तो हैं ही जनरल साहब, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये भी पाते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को भी जोड़ रहे हैं, जिसमें मैं आऊंगी दोबारा, लेकिन उससे पहले वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि नौसैनिकों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो हमने देखा किस तरीके का उत्साह और उल्लास हमारे नौसैनिकों में था जब प्रधानमंत्री उनके बीच थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इस बात को भी तो स्पष्ट किया ना कि कभी दौर था जब हम पनडुब्बियां मंगाते थे, जब हम दशकों तक इंतजार करते थे कि हमको पनडुब्बियां मिले, हमें पोत मिले, युद्ध पोत मिले। आज जब प्रधानमंत्री विक्रांत, INS विक्रांत पर खड़े थे तो वो गर्व की अनुभूति हो रही थी। नौसेना के लिए किस तरह के पहल आपको लगता है आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई है, क्योंकि तीनों सेनाओं में फोकस कंप्लीट है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। ममता जी, अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो नौसेना का जो आत्मनिर्भर कार्यक्रम था वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमने पहला अपना जो शिप बनाया था, छोटा ही था, 1960 के दशक में बनाया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसका 2 कारण था। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक मैरीटाइम स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो उनका ये मैरीटाइम का जो सोचना है वो बहुत लाजमी है। पहले लोग कहते थे कि इंडिया इज मैरीटाइम ब्लाइंड, सी ब्लाइंड, क्योंकि हम सिर्फ जमीन की जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके आगे हम नहीं सोच पाते थे। तो मैं तो सरकार के समय भी काफ़ी दिन तक मैंने उन्हीं की सरकार के बीच मैंने नौकरी की, और मैं देख रहा हूँ तो उस समय एक बाहर से सामान मंगाने की एक जो रीति चल रही थी उससे कोई बदलना नहीं चाह रहा था। सिर्फ PSU जो सरकारी कंपनियां हैं सिर्फ वो ही रक्षा का सामान बना सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि जब PSU के अलावा जब प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनवाइट किया गया कि आप भी बनाइए, अब रास्ता खोल दिया गया है, तो उस वजह से आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे पार्टिसिपेशन है। जहाँ तक नेवी का प्रश्न है ममता जी, जितने भी हमारे जो भारतीय नौसेना के नहीं, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के शिपयार्ड्स हैं, PSU जो है, 1960 के दशक में हमने यह फैसला किया कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, वो नौसेना के अफसर होंगे, ताकि वो समझ सकें कि इसकी क्या आवश्यकता है। क्योंकि हमारा इलाका काफी बड़ा था। इंडियन ओशन आप देखें तो करीब 3000 किलोमीटर की डायमीटर में वो चल रहा है। हमें पता था कि सरकार अपने पैसे से बाहर से खरीद के इन चीजों को नहीं ला सकेगी, तो हम अपने आप उसका ठान करते जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यही कि शिप का डिजाइन, जैसे आपने डिजाइन के बारे में काफी समय बताया जब आप बता रही थी, तो डिजाइन हमारे पास जो है उसको खरीदने में बहुत पैसा लगता था। 20% जो है किसी भी चीज का वो डिजाइन में देना पड़ता है, किसी भी वेपन सिस्टम का। तो हमने नौसेना का एक डिजाइन ब्यूरो बनाया 1960 के दशक में,
और हमारे अपने नेवी के अफसर जो हैं वो डिजाइन करते हैं शिप और सबमरीन को। तो इसी वजह से हमने शिप्स के क्षेत्र में काफी प्रगति की, और जब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया और फिर नए नए लाइन खुले, पैसे खर्च किए गए और उसको बड़ा किया गया। दूसरी बड़ी बात ये हुई ममता जी कि देखिए ये हम सबमरीन जो है, देखिए हम डिफिकल्ट काम पहले कर लेते हैं। हमने न्यूक्लियर सबमरीन पहले बना ली, लेकिन डीजल सबमरीन नहीं बना रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चीज क्या है, समझ में नहीं आ रहा, आप पहले न्यूक्लियर सबमरीन बनाते हो और डीजल सबमरीन जो ज्यादा आसान है। तो उनको बताया गया कि डीजल सबमरीन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है सिस्टम्स। तब हम लोगों ने फ्रांस के साथ हम लोगों ने अपना समझौता किया और उनके साथ मिलकर ये स्कॉर्पियन सबमरीन का आपने नाम सुना होगा, स्कॉर्पियन सबमरीन यहाँ बनाना शुरू किए। तो इस तरह से अब धीरे धीरे उसमें हमारी, अभी फिर आपने देखा होगा 75 इंडिया, उसमें हमारे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को ये छूट दी गई है कि आप बाहर की किसी कंपनी से मिलिए और उसके साथ आप जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन आपका जो उसमें निवेश होगा वो ज्यादा होगा। तो अभी एक जर्मन कंपनी को वो मिला है और वो जो है एमडीएल के साथ मिलकर डीजल सबमरीन बनाएंगे जो कि मेड इन इंडिया पूरी तरह से होगा। लेकिन वाइस एडमिरल साहब, इस पूरे प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहां तक और कितनी प्राथमिकता पा रहा है? सरकार की कोशिश है ये होना चाहिए, लेकिन अन्य देशों के साथ साझेदारियों में भी इसको एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। कहां तक इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी हम सफल हो रहे हैं? काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब जैसे कि देखिए, भारतवर्ष जो है हवाई जहाज की जेट इंजन नहीं बनाता है, अभी तक अपना कोई नहीं बना है। तो आप देखिएगा कि तेजस के अंदर भी बाहर से इंजन, अमेरिकन इंजन आ रखी हैं और उसमें 90% जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन 10% उन्होंने नहीं दिया, जो कि बड़ी नीश टेक्नोलॉजी है। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आप हमको 90% पे ही जितने इंजन दे सकते हैं ताकि हम तेजस को रोक नहीं दें। अभी आपने देखा कि तेजस की नासिक में एक और लाइन खुल गई और कल परसों ही हमारा जो एक मार्क 1 अल्फा है तेजस का, वो उड़ान भरना शुरू कर दिया। तो अब 2 लाइन हमारे पास, तो अब मेरा ख्याल से अब साल में 18 की जगह 36 एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे। उसी तरह से भारत ने फ्रांस के सैफरान के साथ समझौता किया है जिसमें कि 100% इंजन की टेक्नोलॉजी, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2030 तक ममता जी भारतवर्ष अपनी जेट इंजन खुद बनाएगा और तब आप देखेंगे कि प्रगति का जो एक दर है वो कितना तेज भागता है। जहां तक शिप्स का प्रश्न ममता जी, उसकी डीजल इंजन तो हम बनाते हैं। तो ये जो आप देखी होंगी जो माइन स्वीपर्स हैं, जो हमारे पास कॉर्वेट्स अभी बनी है, उसमें सारा कुछ हमारा है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक इंजन नहीं बनाते हैं। और ये अभी जो हमारा जो गैस टरबाइन की कावेरी इंजन है, उसको अब सोचा जा रहा है कि उसको शिप में हम यूज करेंगे जी। तो और ये इंजन की अगर टेक्नोलॉजी एक बार हम यहाँ पर बनाना शुरू कर दे, तो आपने सही कहा है एडमिरल साहब कि बहुत तेज रफ्तार से हम इस क्षेत्र में और आगे रफ्तार पकड़ पाएंगे। लेकिन जनरल साहब, आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की, तीनों सेनाओं के समन्वय की बात की। हम जानते हैं कि दशकों तक कुछ फैसले ऐसे थे जो राजनीतिक स्तर पर अटके रहे, लेकिन उसके बाद अब वो फैसले लिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमें दिखाती है ये समन्वय बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां तक आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास और ये समन्वय की ताकत मिलकर भारत को सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बना रहे हैं, वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं? बिल्कुल ममता जी, जैसे एडमिरल साहब बता रहे थे, सेना साहब, हम लोगों ने नेवी से सीखा है। नेवी से जितना भी हम लोगों ने सीखा, नेवी हम लोगों से बहुत आगे थी। अब हमें भी उस बात का ख्याल आया और हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, जो सिनर्जी देखी, जो हमने ज्वाइंटनेस देखा, जो हमने देखा कि हम सब मिलकर के इकट्ठा कर सकते हैं और वो करने की जो काबिलियत आई, वो वाकई मैं कहूंगा काबिल तारीफ। तो कौन सोच सकता था कि जिस प्रकार से प्लानिंग की गई और जिस प्रकार से नेवी ने कंप्लीट कराची पोर्ट को वहां पे सील किया, जहां पे एयरफोर्स ने अपनी कार्यकुशलता दिखाई, वहां पे आर्मी ने अपना पूरा जो मैं कहूंगा शक्ति दिखाने की। इसीलिए आप देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बार बार ब्रह्मोस को लेकर के जिस तरीके से कांप रहा था, भारत प्रदेश पे कांप रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस ने हमारे ठिकानों पे आकर के बमबारी कर दी। और किस प्रकार से वो कहने को तैयार नहीं है कि उनके जितने भी आतंकी गढ़ थे उनको ठोका गया, लेकिन जिस प्रकार से उनके जो मैं कहूँगा जनाजे में फौजी लोग आए, उसी से साफ पता चलता है किस प्रकार से पाकिस्तान और आतंकियों का संबंध रहा है।
उतना ही नहीं, जिस प्रकार से उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया, ये साफ दर्शाता है कि जब तक हम तीनों सर्विसेज में सिनर्जी होगी, जॉइंटमैनशिप होगा, सब मिल करके काम करेंगे, एक नेतृत्व, एक तगड़ा नेतृत्व होगा प्रधानमंत्री का, सरकार का, तो आप देखेंगे जो भी रिजल्ट्स होंगे ऑटोमेटिकली कौन सोच सकता था। जाहिर कि शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत होता है तो समन्वय भी सफल होता नजर आता है। बहुत संक्षेप में एक सवाल जरूर जानना चाहूंगे एडमिरल साहब आपसे कि ये जो नई तकनीक की बात की जाती है, हम जानते हैं दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं। ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि डिफेंस आर्टिफिशियल AI काउंसिल बनी हुई है, तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं। नई तकनीक को आत्मसात करने की दिशा में भी हमारी रफ्तार विश्व के अन्य देशों की तुलना में अगर हम देखें तो हमें क्या रफ्तार पकड़नी बाकी है अभी, या हम पकड़ चुके हैं? देखिए ममता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के क्षेत्र में हमें अभी काफी काम करना है, लेकिन ये जो AI मिशन सरकार ने शुरू किया है उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी और बाहर के लोग जो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे उसके लिए उनको टैक्स की छूट दी गई है और काफी कुछ उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफी टैक्सेस कम हो गई हैं, तो उससे वो अपना टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि ड्रोन के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे आप कहते हैं इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में, हालांकि उसका यूज हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो स्टार्टअप जो है वो काफी लोग लगे हुए हैं इसके साथ, और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल सिंदूर में भी हुआ है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, किस चीज में हुआ वो किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन हम ड्रोन के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एज आई सेड देयर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, अभी आगे और बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है वो उत्साह जरूर देता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में और तेज रफ्तार पकड़ सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का न्यूज नाइट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। और अब बात दीपावली की ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये है रोशनी का पर्व, दीपों का त्योहार, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह उत्सव है खुशियों, समृद्धि और आपसी स्नेह का, जब हम अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और उनके जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करते हैं। इसी उल्लास से सराबोर संपूर्ण देश में कैसे मनाया जा रहा है ये ज्योति पर्व, आइए जानते हैं। अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक दीपोत्सव का त्योहार बड़े धार्मिक उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह उमंग, उल्लास
और खुशी का वातावरण है। जहां बाजारों में रौनक है, वहीं घरों और मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है। साथ ही मिठाइयों की तकसीम और उपहारों का आदान प्रदान समाज को एकजुटता का संदेश दे रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, पुरी, देश भर में धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। देशवासियों के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने भी दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया। जवानों ने बॉर्डर पर मोमबत्ती और मिट्टी के दिए जलाए, साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान जवानों ने मंदिर में आरती भी की। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया था, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को आलोकित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो देश विदेश में मनाई जा रही है इस वक्त दीपावली, और इस वक्त दिवाली के रंग कैसे हैं देश भर में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग कोनों से। मुंबई से योगेश शीतल हैं हमारे साथ, दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता और जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतीक अहमद। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले रुख करना चाहेंगे मुंबई का, हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। योगेश, ये बताइए कि क्या रंग है आज मुंबई के इस दिवाली के अवसर पर? शुभ दीपावली आपको भी ममता और हमारे सारे दर्शकों को भी। अगर इस बार की बात करें तो जो वोकल फॉर लोकल है वो इस बार दिवाली में हर जगह देखा जा रहा है। चाहे वो अगर आप मुंबई में जाए तो शिवाजी पार्क है, विले पार्ले है, बैंड्रा है, जहाँ पर बहुत भव्य तरीके से सजावट होती है। इस वक्त हम नवी मुंबई में, हमारे पीछे जो है वो पनवेल का पूरा क्षेत्र है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह हमने आपको देखा था कि किस तरीके से दादर से शिवाजी पार्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो बगल में देखें मेले का दृश्य जो है वो है, लाइटिंग बहुत सारी की गई है, जो बलून वगैरह आपको दिखेंगे, जो फैमिलियां वो आए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हम आपको दिखाएंगे वो देखिए, यहाँ पर जो है हर घर स्वदेशी और हर घर जो है घर घर स्वदेशी, ये जो एक तरीके का आउटलेट एक तरीके से बनाया गया। यहाँ पर लोग आ रहे परिवार के साथ, सेल्फी पॉइंट की तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा था कि मतदान के समय किस तरीके से जो चुनाव आयोग है उसने सेल्फी पॉइंट बनाया था, वैसे यहाँ पर कई जगह सेल्फी पॉइंट बनाया गया। और कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि लोग जो है यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की जो क्लैरियन कॉल जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी और साथ में जो एक जन भागीदारी के साथ ये चीज सामने आया, तो उसकी एक बड़ी झलक कह सकते हैं कि आप जो सपोर्ट है जो लोगों से मिल रहा है वो इस त्योहार, इस बार जो दिवाली को है वो खास मनाया जा रहा है। जी योगेश, और हम देख सकते हैं आपके पीछे की, जैसे कहते हैं रोशनी का पर्व, तो रोशनी से जगमगा रही है मुंबई इस वक्त, और आपके पीछे दृश्य हमें दिख ही रहे हैं। हमारे साथ अमरेंद्र भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, देखें तो स्वदेशी का मंत्र, यानी दिवाली को सार्थक करने के लिए जिस सोच के साथ काम किया जाना चाहिए उसके तहत स्वदेशी इस बार का मंत्र है, लेकिन हर व्यक्ति अपने तरीके से दिवाली को मनाता है, उसको कुछ विशेष करने का प्रयास करता है। आप दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ इस तरीके के क्या प्रयास नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पे ममता जी, बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की थी स्वदेशी को, तो राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी कुछ उसी तरह की है। पूरी तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, चाहे झालर हो चाहे दिए हो। और अभी इस वक्त जो है पूरा राजधानी दिल्ली इस समय रंगीन पूरा हो चुका है और लोग घरों से अपने निकलकर पूजा करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के जो दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हूँ, और इस समय का मेरे कैमरा सहयोगी जो अब आपको दृश्य दिखाएंगे तो देखिए लगातार लोग घरों से निकल चुके हैं और मंदिरों में पूजा अर्चन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, तो पहली बार अयोध्या में उनके आगमन की खुशी में दीपावली को मनाया गया था। उसी तरह से आज पूरा देश दीपावली में है। हमारे साथ यहाँ के मंदिर के महंत दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, आज दिवाली का बड़ा पर्व है, पूजा अर्चना और विधि को लेकर बात करें तो किस तरह के इस समय पूजा अर्चना उसका माहौल था? जय श्री राम। मेरा नाम महंत दीपांकर शर्मा जी, और आप सभी को मैं
तहे दिल से जय श्री राम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी देशवासियों को। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब आज दीपावली, बड़ी दीपावली और उसकी शाम हो चुकी है। लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिर में, सुबह से लेके अब तक आप देख सकते हैं जैसे कि 8:30 बज रहे हैं। लोगों ने बहुत हर्ष और उल्लास से यहाँ पे दीपक जला रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्री राम जी के अयोध्या वापस लौटने की खुशी मना रहे हैं और नाना प्रकार के रंगोलियाँ बना के पटाखे जला रहे हैं। और पूजा का अगर बात करें तो पूजा का क्या मुहूर्त था, किस तरह की पूजा का मुहूर्त था? जैसे कि आप देख सकते हैं, लोगों को 2 कन्फ्यूजन थी, एक आज बड़ी दीपावली है या कल बड़ी दीपावली है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जैसे मावस की रात को हमेशा दीपावली मनाई जाती है, जो कि 6:30 बजे से मुहूर्त शुरू हो गया था और ये आज आपकी पूरी रात भर रहेगा और कल दोपहर के 4 बजे तक आप दीपावली की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पर जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लक्ष्मी पूजन होता है वो हमारा रात में होता है, इसलिए हम आज ही बड़ी दीपावली को मना रहे हैं। तो ममता जी, देखा कि जिस तरह से लोग घरों से निकल के लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं और इस वक्त हनुमान मंदिर पे एक बड़ा तांता है श्रद्धालुओं का, जो अपने घर से दीपावली मनाकर मंदिरों की ओर आ रहे हैं और लगभग देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। जी बिल्कुल, और इस वक्त चूंकि जैसे उन्होंने बताया दिवाली भी 2 दिन के हिसाब से मनाई जा रही है, लेकिन इस जानकारी के लिए तो वो इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन आपके पीछे हम दृश्य देख सकते हैं अमरेंद्र कि किस तरीके से लोग आ भी रहे हैं, दीप भी जला रहे हैं हनुमान मंदिर में आकर। हमारे साथ जयपुर से अतीक अहमद भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतीक, देखें तो गुलाबी नगरी है जयपुर, तो ऐसे में गुलाबी नगरी में और कौन से रंग साथ जुड़े हैं? क्योंकि दिवाली की अगर हम बात करते हैं तो ये श्रद्धा का भी त्योहार है, सद्भाव का भी त्योहार है। बिल्कुल ममता, आपने बहुत वही अच्छा फरमाया कि एक गुलाबी शहर दरअसल है तो, लेकिन आज गुलाबी शहर की जो रंग है वो सतरंगी हो चुका है। लाल, पीले, नीले, हरे, काले, हर तरीके की जो झालरें हैं, जो लाइट है, उससे पूरे जयपुर शहर को सजाया गया है। अब इस वक्त हम मौजूद है परकोटे में। परकोटा दरअसल वो इलाका है जयपुर का जो 17वीं शताब्दी में इसको बसाया गया था। इस पूरी 4 दीवारी को हर तरह की लाइटों से सजाया गया है। इस बार जो सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार अलग अलग थीम पर अलग अलग जो व्यापार मंडल है उन्होंने यहाँ पर सजावट की है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहाँ पर झांकियां लगाई गई हैं और उसको सजाया गया है। उसके साथ ही साथ राम दरबार भी यहाँ पर बनाया गया है, जो कि ये प्रतीत करता है कि एक ये जिस तरीके से जो अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, उसी तरीके से आज जयपुर में भी दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं, इवन मतलब जो हम देश और विदेशी की बात करें तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, क्योंकि जो जयपुर की जो दिवाली है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेमस है। लोग इस दिन का साल भर इंतजार करते हैं कि जब दिवाली आएगी तो हम जो जयपुर की जो छटा है, यहाँ की जो रंगत है वो देखेंगे और आनंद लेंगे। इस वक्त जिस तरीके से आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है युवा है, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनसे हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से ये जो पूरे जयपुर को सजाया गया है, आप यूथ हैं, क्या कुछ कैसा एक्साइटमेंट है आपका? यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपाइट है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमने के लिए। हम सीकर से आए यहाँ घूमने के लिए जयपुर में, और हमें घूमकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का डेकोरेशन, क्लाइमेट सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमको। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे। आप जयपुर में यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए? जी, हम भीलवाड़ा से। अच्छा लगा यहाँ पे? लाइटिंग शानदार है, पुलिस व्यवस्था की बड़ी व्यवस्था बहुत एक नंबर है और मतलब मजा ही आ गया। क्या ही कहना है, क्या ही कहूँ मैं, मतलब कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, अस्तब्ध हूं। जिस तरीके से हमें स्पष्ट नजर आ भी रहा है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं जयपुर में यहाँ की दिवाली का आनंद उठाने के लिए। फिलहाल हमारे तीनों ही रिपोर्टर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली पूरे जोश के साथ मनाई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव, एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात बिहार के चुनावों की। बिहार में महागठबंधन को मिलते झटके थमते नहीं दिख रहे और इसी क्रम में आज तारापुर विधानसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने उप मुख्यमंत्री और तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी को न सिर्फ अपना समर्थन दिया बल्कि भाजपा में शामिल भी हो गए। दरअसल तारापुर से आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। यहां से अरुण शाह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सकलदेव बिंद ने कहा कि वो तारापुर में आरजेडी प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। ऐसे में तारापुर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तो बिहार में देखें तो चुनाव की चुनावी प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि पहले चरण के लिए नाम वापसी पूरी होने पर, जो आज हो गई है, महागठबंधन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहां अब भी हर किसी की है अपनी डफली अपना राग। कोई एक का सहमति या समन्वय नदारद दिख रहा है। एक नजर बिहार में आज के सियासी घमासान पर। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के साथ ही पहले चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा हो गया। लेकिन महागठबंधन में ना तो सीटों का बंटवारा पूरा हुआ और न महारार खत्म हो पाई। आरजेडी ने 143 नामों की सूची जारी कर अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। ये तब है जब आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव वाली 5 सीटों में नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज, वैशाली शामिल है। ये सभी सीटें महागठबंधन की रणनीति के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए खेमे को मिल सकता है। केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल सीपीआई से भी दिख रहा है। गठबंधन के 2 सहयोगी दल कम से कम 4 सीटों पर आमने सामने हैं। इनमें बछवाड़ा, रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ की सीट शामिल है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस ने भी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने भी 5 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। महागठबंधन में जारी सिरफुटौल पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। महागठबंधन में जारी तकरार पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में गठबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लेने का आह्वान किया है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं,
उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने का काम पूरा हो गया है। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी सोमवार को पूरी हो गई। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ वक्त एक और ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। और इस वक्त आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त एक खबर आ रही है कि मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी का निधन हो गया है। हम जानते हैं असरानी के नाम से उन्हें जाना जाता था, उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और उनका आज निधन हो गया। वे 84 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने 5 दशक तक फिल्मों में काम किया, उसके चलते उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और 400 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया और जब जो किरदार उन्होंने निभाया उसमें उन्होंने पूरी जान झोंक दी। और शोले में तो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर का डायलॉग हर एक की ज़ुबान पर हमेशा से रहा है। उन्हें अपने हर किरदार के लिए न केवल लोगों की प्रशंसा मिली, बल्कि कहा जाता है कि क्रिटिक्स ने भी उन्हें उनके किरदारों को लेकर हमेशा उनकी सराहना की है। 5 दशक का लंबा जीवन जो उन्होंने सिनेमा को अर्पित किया और इस दौरान उन्होंने सिनेमा में बहुत योगदान भी दिया। गुड्डी फिल्म से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की और उसके बाद ये सफ़र उनका चलता रहा और दर्शकों को भी उन्हें दर्शकों का बहुत प्यार भी मिला। इस वक्त हमारी संवाददाता श्यामा सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्यामा, बताइए असरानी जी के बारे में कि क्या हुआ था। कहा जा रहा है कि कुछ समय से बीमार चल रहे थे वे। जी ममता जी, वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे ऐसा बताया जा रहा है और आज
दिन में उनका निधन हुआ। 84 वर्ष के थे वो। साथ ही ये भी बताया गया कि शाम के समय में उनके करीबी जन और साथी परिवार के बीच में ही उनकी अंतिम विदाई और जो अंतिम क्रिया है वो कर दी गई। और आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ ये पूरी नहीं, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा इन्होंने इस जो अंतिम क्रिया है उसको काफ़ी कम लोगों के बीच में ही किया है। और हम जानते हैं असरानी जी किस तरीके की उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, क्योंकि अगर आप कॉमेडी का नाम लें तो कॉमेडी जो शब्द है या जॉनरा है उसमें बहुत कम ही लोग अपना एक छाप छोड़ पाए हैं। और उसमें से असरानी जो गोवर्धन असरानी जिनका नाम है वो एक बहुत बड़ा किरदार वहां पर निभाते हुए और एक जॉनरा को एक अपनी तरफ खींचते हुए जरूर नजर आए। 350 फिल्में उन्होंने की और उनका जो करियर है वो काफी लंबा चला। और 350 फिल्में जो उन्होंने की वो 5 दशक के बीच में की, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 50 साल उनकी कंट्रीब्यूशन रही है भारतीय सिनेमा में। और ना सिर्फ उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किए बल्कि उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी काम किया। और ये भी हमने जाना कि कुछ समय के बाद में जब वो कॉमेडी में अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने एक एस्टैब्लिश कर लिया था, उन्होंने साथ में पिक्चर भी एक डायरेक्ट की और साथ ही लिखी भी थी, उसमें वो उन्होंने लीड रोल भी निभाया था। तो हम ये समझ सकते हैं कि न सिर्फ कॉमेडी बल्कि उन्होंने सभी जगहों पर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, हीरो सभी एरियाज में उन्होंने अपने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किए थे। बिल्कुल श्यामा, असरानी एक ऐसा नाम है फिल्म जगत के जिनके किरदारों के लिए और जिनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए, जिनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि असरानी जाने माने एक्टर, जाने माने डायरेक्टर नहीं रहे। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। नए ट्रैक्टर की बधाई। नए ट्रैक्टर की बधाई तो मिल गई, लेकिन असली बधाई रवि की फसल के लिए होगी। बधाई पे बधाई। नए GST से ट्रैक्टर हुए 40,000 रुपए तक सस्ते। नए GST से गांव-गांव में फैल रही खुशियों की रोशनी। भारत मना रहा है बचत उत्सव। बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा कर त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 24 घंटे समर्पित भाव से कार्य कर रहे कर्मचारियों की प्रशंसा की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। भारतीय रेलवे द्वारा त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए भी भारतीय रेल ने 1 से 19 अक्टूबर तक 3,960 विशेष ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिससे देश भर में यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकी है। दीपावली और छठ पूजा के मौके पर अपने घरों की ओर जा रहे लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक इंतजाम करते हुए काफी स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई हैं।
रेलवे बोर्ड में सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि पिछले साल रेलवे ने 7,724 स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया था, लेकिन इस वर्ष 12,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको हम छोड़े जा रहे हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखें ये खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े हालात की गहराई से जांच के लिए असम पुलिस का विशेष जांच दल सिंगापुर भेजा गया है। एसआईटी के 2 वरिष्ठ अधिकारी सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये टीम सिंगापुर पुलिस के साथ मिलकर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगी। भारतीय शेयर बाजार दीपावली के मौके पर हरे निशान पे बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 0.49% की तेजी के साथ 84,363.37 पर और निफ्टी 0.52% की बढ़त के साथ 25,843.15 पर था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रूस के कलमीकिया गणराज्य की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर भारत लौट आए। वे भारत सरकार के उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे जो रूस के कलमीकिया की राजधानी एलिस्टा में आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के समापन के बाद उन्हें वापस लेकर आया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिवाली के दिन वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तहत स्टेज 2 लागू कर दिया है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का कहर जारी है। केरल और तमिलनाडु में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आईएमडी ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है।